जय भीम और सलाम। आज 3 महीने हो गए हैं सहारनपुर को, और जब जंतर मंतर पे 2 बड़े कार्यक्रम हुए और उत्तर प्रदेश भवन पे, तो शायद तीनों कार्यक्रम में मैं था वहाँ पे। और उसके अलावा सोशल मीडिया पे जितना हम लोग लिख सकते थे और बोल सकते थे, हर जगह जाकर बोला और लिखा। और उसके बाद घटनाएं रुकी नहीं हैं, चाहे वो जुनैद का मामला हो, चाहे इस तरह के कई मामले और सामने आए हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, चाहे सोशल मीडिया पे हमने देखा कि एक महिला को नंगा भी घुमा रहे हैं, और मतलब मॉब लिंचिंग एक नया फिनोमेना इमर्ज किया है। तो समस्या क्या है, मुझे लगता है कि हम सब समझते हैं इस बात को, लेकिन जो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि अल्टीमेटली व्हाट इज टू बी डन, कि हम आखिर करें क्या। अभी बिहार में जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से पूरे मैंडेट की डकैती हुई है, वो भी हम लोग देख रहे हैं। और पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिक्स पहले हम लोग समझते थे, हिस्ट्री का छात्रों में हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और पॉलिटिक्स को हम लोग पहले एक सर्विस समझते थे, और एक इसमें एक मोरालिटी होती थी, एक नैतिकता होती थी। अब मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स एक धंधा बन गया है, और इस धंधा में कई तरह की खेमाएं हैं। और लार्जली जो हमें लग रहा है कि जो पूरा जिस तरह से घटनाक्रम धीरे धीरे रोज उसमें नया मोड़ तब्दीली आ रही है, कि लार्जली ये अब लड़ाई और जो सांस्कृतिक, जो कल्चरल, आइडियोलॉजिकल, जो वैचारिक लड़ाई है, वो जनेऊधारी बनाम गैर जनेऊधारी की लड़ाई है। वो जनेऊधारी हिंदू में भी हो सकते हैं, और धर्मों में हो सकते हैं, कहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों की जनेऊ चमड़ी के अंदर हो सकती है, कुछ लोगों की जनेऊ चमड़ी के बाहर हो सकती है। आजकल कुछ दलित पिछड़े जबरदस्ती का जो है अपना धोती फाड़ कर खुद जनेऊ बना रहे हैं। ये भी समझना पड़ेगा कि जिस तरह से उनका आपने देखा उत्तर प्रदेश का चुनाव की जाटा बनाम ब्रेस्ट, तो एक तरफ तो दलित के अंदर जातिवाद के पूरे नोशन को सिस्टमेटिकली उसको उभारा जा रहा है, दूसरी तरफ उसका हिंदुआइजेशन भी हो रहा है, दूसरे तरफ यूनिफिकेशन भी हो रहा है। तो साथियों, सवाल ये है कि जब सहारनपुर घटना घटी, और आज भी चंद्रशेखर, जहाँ तक मुझे सूचना इन्फॉर्मेशन है, वो जेल में, और शायद इस सिविल सोसाइटी था, हम लोग थे और आप सब थे जिन्होंने इस घटना के खिलाफ आवाज़ उठाई। और सबसे जो शर्मनाक था उस पूरे घटनाक्रम में, वो ये था कि पॉलिटिकल क्लास की तरफ से कोई रिस्पांस, इमीडिएट रिस्पांस नहीं आया। आप लोग ज़्यादातर इसमें से आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे, इसलिए इस पूरे जो इवेंट है इसको समझने की ज़रूरत है कि पहले होता था कोई घटनाक्रम हुआ है, रेल एक्सीडेंट हो गया, तो रेल मिनिस्टर तुरंत रिजाइन करता था। कम से कम हर पार्टी के लोग जाते थे वहाँ स्पॉट पे, कहीं कोई वायलेंस हुआ है तो एक संवेदना व्यक्त करना, और तमाम इस तरह की बातें हम लोगों ने देखी। लेकिन इस बार तो निर्लजता और इमोरालिटी, अनैतिकता की हद थी कि कोई पॉलिटिकल क्लास इस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार जब 2 प्रोग्राम जंतर मंतर पे हो गए, तो एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा वहाँ पे पहुँची, और उनका भाषण हमने सुना और लाइव सुना। और वो जो पूरा भाषण था वो ऐसा था कि जैसे 2 बच्चों का क्रिकेट मैच हो गया है, और उसमें पंचायती करना है, पंचायत करना है, और झगड़ा का निपटारा करना है। बॉस, ये सीधा और सीधा पूरा पॉलिटिकल क्वेश्चन था, वायलेंस हुआ था, क्रिमिनल एक्ट था। आवाज़ ये उठनी चाहिए थी कि इसके हाई लेवल इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी संसद में उठेगी, देश भर में इस आवाज़ को बुलंद करेंगे, और तमाम इस तरह की बात उठनी चाहिए थी। लेकिन वो नहीं हुआ। मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में जो अवसरवादिता है, अपॉर्चुनिज्म है और मौका परस्ती है, वो साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं एक बात आप लोग के साथ में साझा करना चाह रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर के कुछ कोट आपके सामने रखूँगा, कि जो मैंने पहले कहा कि वो जनेऊधारी बनाम गैर जनेऊधारी है, तो ये आपको हर जगह दिखेंगे। ये ऊना, सहारनपुर, जुनैद में भी वही है, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी दिख जाएंगे, और जेएनयू में भी दिख जाएंगे, और पटना में भी दिख जाएंगे, हर जगह दिख जाएंगे। कहीं पे सोशल एक्सक्लूजन बहुत साइलेंटली हो रहा है, कहीं पे वायलेंटली हो रहा है, विच वी हैव टू डिसाइफर। और पढ़े लिखे लोग और यूनिवर्सिटी में आलम तो ये है कि अब यूनिवर्सिटी में भी बोलना, बात करना, किसी तरह का सवाल उठाना, इसमें भी एक वैचारिक, आइडियोलॉजिकल पाबंदी लगा दी गई है। जब विश्वविद्यालय में लोग नहीं बोलेंगे तो समझिए वो समाज मृत प्राय होगा। हम लोग कितना करियर ओरिएंटेड हो गए हैं
कि यहाँ भी इन मुद्दों पे सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। इसलिए मैं तो आप सबको कम से कम बधाई दूंगा कि खुलेआम दिन दहाड़े आप दिन में यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र। उसके बाद घटना घटी कि भाई बहन जी ने वहाँ से राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। तो मुझे एक नकवी साहब मंत्री हैं बीजेपी से, वो इतना ही अल्पसंख्यक है, उनके होने से मुसलमानों का उतना ही भला हुआ है जितना कि राष्ट्रपति कोविंद के बनने से दलितों का भला होगा इस देश में। तो उन्होंने कहा कि बहन जी विशुद्ध राजनीति कर रही है। तो मैं जब उनका भाषण सुन रहा था तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि क्या कह रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, वो ठीक ही कह रहे हैं कि जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस घराने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके हिसाब से राजनीति तो अब अडानी अंबानी के घर में ही होगी और संसद में तो भजन कीर्तन ही होगा। तो ये आप समझ लीजिए कि यू आर द बडिंग स्कॉलर्स एंड लीडर्स ऑफ दिस कंट्री एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ आवर कंट्री कि किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। चाहे डंडे जो पड़ रहे हैं, चाहे दलित के पीठ पे डंडे पड़े, महिलाओं के पीठ पे डंडे पड़े या मुसलमानों के पीठ पे डंडे पड़े, वो डंडा जो है एक ही है, भले पीठ अलग अलग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो एक ही है। अब मुझे लगता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भीम आर्मी में कुछ साथी थे, मुझसे मिले थे, तो मैंने बिहार में प्रचलित कहावत उनको सुनाई कि भाई जब हंसुआ की शादी होती है तो उसमें खुरपी का गीत नहीं गाया जाता है। कि हम लोग जानते हैं कि ये लड़ाई कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये हज़ारों साल की लड़ाई है। और हमारे नेताओं ने सो कॉल्ड फर्जी सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट एंड सोशल जस्टिस वाले नेताओं ने हमें छला है, हमें धोखा दिया है। यही कारण है कि हमारे पीठ पे अभी भी डंडे पड़ रहे हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम विश्वविद्यालयों में जिस तरह का दमन है, ऑपरेशन है, और जिस तरह से रिजर्वेशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, वो हम आरएसएस संघ परिवार जो राइट विंगर्स हैं, जो जनेऊ वाले हैं, उनको क्यों बोले? हमारे इन लोगों ने हमको छला है, इसलिए ये समस्या हमारे सामने आ रही है। अगर वो लोग दबंगई से अगर पार्लियामेंट में अपनी बात रखे रहते और विधानसभा में बात रखे रहते, चाहे वो आरक्षण का प्रश्न हो, चाहे आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रश्न हो, चाहे भूमि के आवंटन का प्रश्न हो, तो शायद ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते। इसलिए मुझे लगता है कि एक नया पॉलिटिकल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत आ गई है। बाय द वे, पॉलिटिक्स इज़ नॉट ए डर्टी गेम। मैं एम ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और मैं समझता हूँ कि राजनीति कोई गंदी बात नहीं है। इसलिए मेरे कुछ साथी मिले, मैंने कहा कि चंद्रशेखर जेल में है और 3 महीने बाद भी न्याय नहीं मिला है और मुझे कोई उम्मीद नहीं है न्याय मिलने की, क्योंकि वो गौ रक्षक भी आप ही, डंडा चलाने वाले भी आप ही, थाना भी आप ही, पुलिस भी आप ही, एसपी भी आप ही, मजिस्ट्रेट भी आप ही, सरकार भी आप ही। तो सैया भाई को दबा तो डर काहे का? तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि नहीं मिले। और जाहिर है कि लार्जली एक बड़ा क्वेश्चन है कि हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, ना अखबार है, ना मीडिया घराना है, ना हमने स्कूल बनाए, ना हमने कॉलेज बनाए। आरएसएस ने तो ईमानदारी से काम किया है कि सरस्वती शिशु मंदिर में अपने बच्चों को आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन हमारे नेताओं ने कभी सावित्रीबाई फुले शिशु विहार नहीं बनाए। इसलिए हमारे पास वो आइडियोलॉग्स नहीं है और हमारे नेताओं को पढ़े लिखे लोगों से डर लगता है। तो ये तो एक लंबी हमारे पास लड़ाई है जिसमें हमें इंटरवेंशन करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 2019 अभी सामने है और बहुत जल्दी आपके सामने होंगे, और हम सबको बहुत ही मजबूती के साथ सड़क पे उतर के, और मुझे लगता है कि राइट विंगर्स को जो जुनैद और तमाम जो अखलाक के पीठ पे डंडे पड़ रहे हैं और जो सहारनपुर में हो रहे हैं और ऊना में हो रहे हैं, उनको एक बाकायदा मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा इस 19 के चुनाव में। इसलिए हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि चंद्रशेखर को चलते हैं, अगर आप लोग राय बनाएं तो गोरखपुर में चल के जो योगी है उनके मांग में ले जाके, अभी वो रिजाइन करेंगे लोकसभा से, तो मुझे लगता है कि उनको इंडिपेंडेंट रूप से एक साझा उम्मीदवार बनाकर, मैं हूँ, जिग्नेश है, तमाम लोग हैं, हम लोग भारतवर्ष से अपील करते हैं कि फिरका परस्ती, एंटी सोशल जस्टिस ताकत के खिलाफ एक नौजवान आइडियोलॉग को हम लोग को चुनाव लड़ाना चाहिए जाके गोरखपुर में। हम, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आप लोग बाकी जो हमारे साथी जो समझेंगे उस पर आगे पोजिशनिंग करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक लार्जर मिडिल क्लास को जानबूझकर डीपोलिटिसाइज कर दिया गया है, ये कहकर के राजनीति गंदी है। जो लोग कहते हैं जब साधु राजनीति कर रहे हैं, साधु और योगी मुख्यमंत्री बन सकता है, एमपी बन सकता है, तो आप जैसे पढ़े लिखे आइडियोलॉग और आइडियोलॉजी के साथ जो रहने वाले लोग हैं, ये पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। तो एक सोची समझी रणनीति है, साजिश है कि आपको जो है पूरे पॉलिटिक्स से डीपोलिटिसाइज कर दिया जाए और वैसे लोगों को पॉलिटिक्स में लाए जो कभी पार्लियामेंट में डिबेट नहीं करे, कभी सवाल नहीं उठाए, कभी क्वेश्चन नहीं करे। तो ये सारी बातें हैं और मुझे लगता है कि
एक आंदोलन बनने में हर समय आंदोलन, गांधी भी जब मूवमेंट करते थे उनके एक और दूसरे मूवमेंट के बीच में तकरीबन 4 बरस का गैप होता था, क्योंकि लोग हर समय तैयार नहीं होते हैं। बड़ा आंदोलन तैयार करने के लिए 30-40 साल का वक्त लगता है। और मुझे लगता है कि 77 के बाद कोई मूवमेंट इस देश में नहीं हुआ है, कोई बड़ा मूवमेंट, और वो समय आ गया है। और मुझे लगता है कि उसका केंद्र, अगर आप पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के छात्र हैं तो चाहे फ्रांस को उठाकर देख लीजिए, चाहे दुनिया के तमाम देशों में आंदोलन को उठाकर देख लिए कि कोई भी प्रोग्रेसिव मूवमेंट हुआ है, उसका पूरा जो केंद्र बिंदु रहा है वो विश्वविद्यालय रहा है। उसमें छात्रों और शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसलिए मुझे लगता है कि वो आगाज़ करने का वक्त आ गया और आप लोगों को बाहर निकलना चाहिए। कभी ये नहीं सोचिए कि जो अभी दलित के पीठ पे डंडे पड़ रहे हैं तो हमारे पीठ पे नहीं पड़ेंगे। एक एक करके सबको मारा जाएगा। चाहे ये सीधा का सीधा आप देखिए हिटलर शाही वापस हो रहा है, पहले पार्टी पे कब्जा, सरकार पे कब्जा, अब तोड़ जोड़, खरीद बिक्री, तमाम तरह के वो चल रहे हैं। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। अगर आज आप नहीं बोले और हम नहीं बोले तो मुझे लगता है समाज भी हमें कभी माफ़ नहीं करेगा, इतिहास भी हमें माफ़ नहीं करेगा और आने वाली पीढ़ी भी माफ़ नहीं करेगी। सवाल व्यक्तिगत मुक्ति का नहीं है, सवाल जमात की मुक्ति का है, सवाल जमहूरियत का है, सवाल डेमोक्रेसी का है, सब तमाम तरह के सवाल हैं। तो मुझे लगता है समय कम है और 1-2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जो लोग आज ये कोशिश कर रहे हैं और कोशिश में वो अपने तरफ से ईमानदार हैं, चाहे झूठ बोले सच बोले, वो कोशिश तो जरूर ही कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कल्पना कर रहे हैं उनको मैं एक बात जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि ये देश जो है चारवाक का भी देश है, ये देश जो है सूफी संतों का भी देश है, ये गौतम बुद्ध का भी है, ये कपाली का भी है, ये कालामुख का, ये सब विभिन्न जाति है, अंबेडकर का भी देश है, ये फूले का भी देश है, ये सावित्रीबाई फूले का भी देश है। कि यहाँ पे विभिन्न जाति और धर्म और संप्रदाय के लोग हजारों वर्ष से रहते आए हैं। अगर आपको सत्ता नहीं बचती है 3 साल में ही, तब मुझे लगता है बहुत जल्दी आपका समय आने वाला 19 आ ही रहा है। अगर आप समझते हैं कि गौ रक्षा के नाम पर और दलित मुसलमानों पिछड़ों को पीट कर आप डरा देंगे तो आप गलत समझ रहे हैं। वो आक्रोश बाहर निकलेगा। अगर सिर्फ ताकत और तलवार के बल पे इस देश में, इस मुल्क में शासन सफल लगता तो मुझे लगता है कि मुसलमानों ने इस देश में 674 बरस शासन किया। अगर वो सिर्फ तलवार के बल पर शासन किए होते तो मुझे लगता है कि पूरा सब कॉन्टिनेंट इस्लामिक सब कॉन्टिनेंट होता, मेरा नाम रतन लाल नहीं रहमतुल्ला होता शायद। तो जिन लोगों ने आज़ादी के पूरे जो जंग में, संघर्ष में जिन लोगों ने मुखबिरी की है, आज वो कृपया देशभक्ति का सर्टिफिकेट न बांटें। और रही बात कि उन्हीं सल्तनत पीरियड में और मुगलों के पीरियड में आपने बैठ के जो है अपने मंदिर और मठ के लिए चंदा लिए हैं और आपकी चर्बी जो चढ़ी है अभी, जो लाल हो रहे हैं पूरा, अगर मुसलमान सिर्फ ताकत के बल पे शासन चला रहता तो शायद आपकी चर्बी नहीं रहती, आप भी नहीं रहते शायद उस तरीके से। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं किसी तरह की हिंसा का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन तात्पर्य यह है, मेरे कहने का मतलब यह है कि राष्ट्र, ये मुल्क, ये बहुलतावादी रहा है शुरू से और बहुलतावादी रहेगा। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती तो भीड़ में हमला करने वाले गीदड़ होते हैं, वो कभी बहादुर लोग नहीं होते। आप अकेले उनसे पूछिए, कभी बुला के हमला करोगे? तो बोला नहीं सर, वो पाँव पकड़ लेगा आप। तो भीड़ वाले लोग कभी बहादुर नहीं होते। बहुत जल्दी इस देश की जनता बहुत जागरूक है। भले आपको दिख जरूर कुछ रहा होगा, लेकिन बहुत जल्दी इस देश की जनता आपको इसी चुनाव में आपको धूल चटा देगी। साथियों, मेरे कहने का मतलब है कि ये इस तरह के जो आक्रमण हमले हो रहे हैं दलितों, महिलाओं, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पे, मुझे लगता है कि हमला इस तरह की हमला बढ़ेगी इसलिए कि डॉक्टर अम्बेडकर का एक कोट में 2 लाइन में मैं ख़त्म करता हूँ कि उन्होंने लिखा है, हिंदी वाला वॉल्यूम 10 पेज 175-76 के आसपास आप देख लीजिएगा, कि किसी हिंदू से पूछो कि आखिर एक अस्पृश्य, एक अनटचेबल अच्छे कपड़े पहनता है तो क्या दिक्कत है? अच्छा वो खाना खाता है तो क्या दिक्कत है? अच्छे घर में रहता है तो क्या दिक्कत है? अपने अच्छा नाम रखना चाहता है तो क्या दिक्कत है? उसके जीवन में सुधार हो रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तो वो हिंदू बोलेगा कि जिसे आप सुधार कह रहे हैं वो सुधार नहीं है, वो हमारे धर्म के प्रति विद्रोह है। तो आप सहारनपुर और ऊना से जोड़ लीजिए कि वहाँ आरक्षण की बात नहीं थी, अच्छे कपड़े आप पहन के घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, कार में चल रहे हैं, तो कुछ लोगों के पेट में ये दर्द मरोड़ उठ रहा है। तो ये मरोड़ उठेगा और ये ज़्यादा उठेगा, इसलिए लगता है कि मुझे उसको रेसिस्ट करने का, बहुत फोर्सफुली रेसिस्ट करने का, सड़कों पर उतरने का वो वक्त आ गया है। शुक्रिया साथी।